सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप पहले गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक कुलपति भी हैं। इससे पूर्व आप जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत सरकार के निदेशक थे। डॉक्टर ध्यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंडियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के फेलो भी हैं। आपके पास अनुसंधान और शिक्षण में 38 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। डॉक्टर ध्यानी के 269 वैज्ञानिक दस्तावेज प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से 23 पुस्तकें और 5 पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं। आपने 6 महाद्वीपों के 20 देशों का दौरा किया है और 303 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ध्यानी को कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम द्वारा लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड और टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के गौरव से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर ध्यानी को प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 101वें सत्र के पर्यावरण विज्ञान अनुभाग के अनुभागीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर ध्यानी 26 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों और सोसाइटियों के आजीवन सदस्य हैं और ऐसे प्रसिद्ध शिक्षाविद हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके मेंबर हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि उनके सानिध्य के अंदर इस प्रोग्राम की स्क्रीनिंग हुई और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें और उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ द ईयर्स के जो नाम है उनकी घोषणा भी आप करें। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं दिव्या हिमगिरी के मुख्य संपादक श्री कुंवर राज अस्थाना जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस शिक्षक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया और चयन समिति के लिए स्थान दिया। साथियों, अब मैं चेयरमैन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार डॉक्टर अविनाश जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग करने का मौका दिया। धन्यवाद कुंवर जी और धन्यवाद डॉक्टर अविनाश जी। अब इसके बाद मैं सभी शिक्षाविदों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का जो ये राष्ट्रीय वेबिनार है और सम्मान समारोह है, इसकी जो मुख्य थीम अस्थाना जी और सभी ने मिलकर जो बनाई वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षणिक संस्थानों की वर्तमान स्थिति। और अभी डॉक्टर डोभाल जी ने उस परिप्रेक्ष्य में विज्ञान और तकनीकी के बारे में काफी सारी बातें की और अविनाश जी ने जो भारतीय भाषाएं हैं उनका संरक्षण और संवर्धन का जो मैसेज दिया, वास्तव में अति सराहनीय है। मैं बहुत ही संक्षिप्त, आप 10 मिनट का टाइम है, उसी में समापन भी करूंगा। अब मैं थोड़ा, मुझको कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो मैं वो चीजें कहना चाहता हूं जो अधिकतर वेबिनार्स में जिन पर विचार विमर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं लगभग जब से शिक्षा नीति बनी है 35 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चाओं में भाग ले चुका। थोड़ा सा आपको मैं 86 साल पहले की स्थिति में ले जाना चाहता हूं। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने 1934 में इस भूभाग में जो शिक्षा नीति जारी की थी उसकी एक ही सोच थी, अंग्रेजियत। और उन्होंने कहा था कि यहाँ का युवक, इस भूभाग का युवक देखने में तो हिंदुस्तानी लगेगा, लेकिन उसका मस्तिष्क जो है वो अंग्रेजियत से भरा होगा। उस समय वही परिस्थिति थी, वही स्थिति थी। देश
स्वतंत्र हुआ और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा कि सभी को शिक्षा सुलभ हो। हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए और 52 वर्षों बाद 1986 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसका एक ही लक्ष्य था, हर व्यक्ति को शिक्षा की ओर प्रेरित करना। फिर 1992 में इसमें संशोधन हुआ और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ 2009 में, जब इस देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जारी किया गया और इसके 34 वर्ष बाद अब हमको ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली है, जिसका मुख्य विशेषता जो मैं देखता हूं वो ये है कि यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। अब पिछले 86 वर्ष 1934 से और 2020 की बात करूं तो हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और आज आपके संज्ञानार्थ जरूर बताऊंगा कि हमारे देश में 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, 6000 से ज्यादा R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, 52,000 से ज्यादा कॉलेजेज हैं, 155 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं और 298 जो भारत सरकार के 14 मंत्रालय हैं उनके राष्ट्रीय संस्थान हैं। जबकि आज से 119 साल पहले 1901 में इस भूभाग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मात्र 5 विश्वविद्यालय थे और 145 कॉलेजेस थे और केवल 18,000 छात्र पढ़ते थे और उनमें से भी सभी बॉयज थे, लड़के थे। इन क्रांतिकारी परिवर्तन होने से आज हम आपको जरूर सूचित करूंगा कि दुनिया में हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, हमारा देश जो ग्रेजुएट्स तैयार करता है। हम 5th नंबर पे आते हैं अपने रिसर्च आउटपुट्स को देने में। हम रिसर्च पब्लिकेशन में पूरी दुनिया में भी 5th नंबर पे आते हैं और 9वें नंबर पे आते हैं हम पैटेंट्स करने में और उनका कॉमर्शलाइजेशन करने में और नए ज्ञान सृजन में आज दुनिया में हम 12वें नंबर पे आते हैं। और साथियों, आज पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम अगर कहीं है तो वो हमारे देश भारत में है। तो ये सारी बातों को देखते हुए हम पिछले समय से बहुत द्रुत गति से आगे बढ़े हैं और हम ज्ञान शक्ति के रूप में हमने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ये जो शिक्षा नीति है हमारी जो अभी आई है, अब यह हमें दुनिया की महा ज्ञान शक्ति के रूप में उभारेगी। ये सारा आकलन करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूली शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, अभी हमारे और भी कई वक्ता हैं जिन्होंने अपने विचार शेयर करने हैं, इसलिए मैं उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, बहुत अच्छा कंसल्टेशन हुआ है, बहुत अच्छे आयाम है। बच्चे के अंदर हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा सबका संरक्षण है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात चुनौती मैं देख रहा हूं वो है इसके क्रियान्वयन की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों मैं ये बात कहना चाहता हूं, इन पे कम जिक्र होता है। इसमें मैं 8 चीजों को देखता हूं। सबसे पहले हमें अपने जितने पाठ्यक्रम है, बातें तो बहुत हैं, ये करना है, इन पाठ्यक्रमों में बदलाव करना हम सभी की जिम्मेदारी है और पुस्तकों को स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में उनकी व्यवस्थाएं करना है।
दूसरी चुनौती जो मैं देख रहा हूं वो GER, ग्रॉस इनरोलमेंट को 50,000 करने का लक्ष्य है हमारा 2025 तक। इसके लिए हमें नए नए स्कूलों, महाविद्यालयों, स्वायत्त शासित संगठनों का संचालन करना होगा, उन्हें स्थापित करके। तीसरी बात में जो प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी की हम बात करते हैं, जहां मातृभाषा में शिक्षा होना है या स्थानीय भाषा में होना है, वहां संसाधनों की हमें पूर्ति करनी होगी। चौथा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। अभी हमारे कम्बोज अविनाश जी कह रहे थे, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उनमें हमें शिक्षकों की सुनिश्चितता भी करनी होगी। और हमारे देश को पूरे विश्वविद्यालयों, मैंने आपसे कहा ना 1,000 से ज्यादा है, 52,000 से ज्यादा कॉलेजेस है, उनके लिए उनको समेकित करना है। समेकित का अर्थ हुआ कि 3 कैटेगरी में ढालना है, शोध विश्वविद्यालय, शिक्षण और शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय। और हर जिले में इस देश के हमको स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना करनी है। तो चैलेंजेस, मेरा कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा नीति में इतने हैं कि उसमें हमारा और शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज शिक्षक दिवस है, मैं अभी शिक्षाविदों से प्रार्थना भी करता हूं कि आप इसके क्रियान्वयन की अपने अपने स्तर से कार्यवाही करें, सोचें, और राज्य सरकार को, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, इसको अपने इनपुट्स दें। राज्य सरकार भी इसके लिए बैठकें कर चुकी है और उसके लिए हम सभी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, 10 मिनट का समय है, 3 मिनट है। तो साथियों, मैं अब कुछ सुझाव जरूर भी इस बारे में शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो शिक्षा नीति है उसमें जितने भी पॉलिसी पॉइंट्स हैं, उनका प्रायोरिटाइजेशन करना ही होगा। देखिए, ये शिक्षा नीति 2030-40 में पूरे क्रियान्वयन में आ जाएगी। 10 साल हमको ये सारा इम्प्लीमेंटेशन और ये सब करके इसको लागू करना है। तो पहले पॉलिसी पॉइंट्स का प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। फिर जो पॉलिसी इनिशिएशन है उनको फेज्ड मैनर में उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। फिर हमें टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ रिक्विजिट रिसोर्सेज सुनिश्चित करना होगा। फिर केंद्र और राज्य सरकार को फेज्ड वाइज ढंग से मॉनिटरिंग, रिव्यू, रिवैल्यूएशन एंड करेक्शन मेजर्स अपनाना होगा। और साथियों, अभी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फाइनल नहीं है, इसमें 3 चीजों को भी महत्व देना होगा। भले उसका जिक्र है नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर हमें वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो मुक्त शिक्षा, हर के पास शिक्षा होनी चाहिए, संस्कृत शिक्षा पे जोर होना चाहिए, और उत्तराखंड स्पेसिफिक हम है तो सैन्य शिक्षा पर भी जोर होना चाहिए। तो इस तरीके से इन सुझावों को अगर सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और इसमें हम सारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर डोभाल की बात को दोहराता हूं कि वाइस चांसलर्स, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्रिएशन ऑफ लीडरशिप अमॉन्ग द फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, इट इज रियली मस्ट। आज होता नहीं है। आज हर व्यक्ति अपने डेवलपमेंट में इतना तल्लीन हो गया है कि वो सेकंड जनरेशन की बात भी नहीं सोचता है। अब बोलते हैं तो लीडरशिप क्रिएशन will be the success for obtaining the envisaged targets interested in this national education policy. इन्हीं, और दूसरी बात शिक्षा, एक बात मैं जरूर डॉक्टर डोभाल जी से शेयर करना चाहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहे हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात भी है, अच्छी बात है। शिक्षा पर हमारे जीडीपी का खर्चा
सपोज 2013-14 में शायद 4.43% था 17-18 में, और 1986, देखिए क्रिटिकल एनालिसिस कीजिएगा, 1986 में जब शिक्षा नीति बनी थी तो उसमें भी ये था कि हमारा लक्ष्य जो है 6% जीडीपी का खर्च करने का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतने साल हो गए, अभी हम 4.43 पे हैं। नंबर 2, शोध और अनुसंधान की बात करते हैं। सिनेरियो क्या है? आज से 10 साल पहले R&D पर 0.89% ऑफ जीडीपी का खर्च होता था, और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज जो है वो घट करके 0.69% होगा। भले शिक्षा नीति में बात हमने करी कि अगर पीजी कोई करेगा स्नातकोत्तर तो उसको 1 साल रिसर्च ही करना होगा, इंजीनियरिंग से स्नातक करेगा, पीजी करेगा, 1 साल रिसर्च करना होगा, 5 साल बाद वो पीएचडी करेगा। कल्चर को बढ़ावा दिया है, लेकिन नेशनल कमिटमेंट इज ऑल्सो इसेंशियल कि ये कम से कम, जैसे हमारे जितनी कंट्रीज हैं, हमारे अगल बगल की कंट्रीज हैं, उनके एट पार तो होना ही चाहिए, तो इसको बढ़ने का भी कमिटमेंट होना चाहिए। तब शिक्षा के लिए जो हमने इनविसेज किया है, शोध के लिए जो इनविसेज किया है, अगर हम ये पूर्ण कर दें तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये शिक्षा नीति भारतीय कला, संस्कृति, भाषाओं का संरक्षण संवर्धन करेगी, ये ब्रेन ड्रेन को रोकने का प्रयास करेगी, और ये हमें दुनिया में वैश्विक महाज्ञान शक्ति के रूप में बनाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।